लेट्स स्टार्ट द स्टडी ऑफ इतिहास ऑफ यूरोप। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूरोप का इतिहास एक संक्षिप्त परिचय। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक यूरोप, तीन चरण इसके हैं। मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद और चर्च की सत्ता का जिक्र है। 14वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोप परिवर्तन की ओर बढ़ा। पुनर्जागरण, धर्म सुधार, वैज्ञानिक उन्नति, ये सारे काम हुए। फिर 17वीं से 18वीं शताब्दी में राष्ट्र, राज्य, व्यापार, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति ने आधुनिक यूरोप को गढ़ा। संभावित प्रश्न, यूरोप के इतिहास काल का विभाजन में क्यों बांटा गया है? तो उत्तर क्या है इसका कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर, ताकि विकास के चरण को समझा जा सके, इसी कारण से इसको विभाजन किया गया है। अब हमें कि सामंतवाद का पतन और उसके परिणाम। तो सामंतवाद क्या था? तो ये जो था एक भूमि पर आधारित व्यवस्था था। जो राजा था, फिर उसके नीचे तो था जागीरदार था, उसके बाद सामंत और फिर किसान था। उत्पादन कम, कर अधिक, जैसे कि उत्पादन उस पर कम होता था, लोग उससे कर अधिक लेते थे। चर्च की दखल, विज्ञान और व्यापार का विकास नहीं होता था उसके अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें थी। अब है कि पतन का कारण क्या था, कि जो सामंतवाद था ना, उसका पतन क्या हो गया, और फिर उसका हम लोग परिणाम भी जानेंगे। तो पहले कारण देखते हैं। तो काली मृत्यु के कारण जनसंख्या में भारी कमी, श्रम का अभाव आ गया। वहाँ पे उन लोग को सामंतवाद कराने के लिए बहुत सारे जो लोग चाहिए थे ना, किसान, उनसे काम कराना था। तो क्या हुआ कि काले मृत्यु, ब्लैक डेथ, कोई एक उस टाइम वायरस आ गया था ब्लैक डेथ का नाम का, उसी के कारण जनसंख्या में भारी कम हो गया, तो काम करने वाले लोग भी नहीं हो गया, तो श्रम का अभाव हो गया। शहरों का उदय होने लगा, जिससे कि व्यापारी वर्ग मजबूत होने लगा। शहरों का उदय होने लगा तो लोग सोचे कि खेती बाड़ी क्या करना है, अपना बिजनेस करो, खुद का जाके बिजनेस करेगा तो कुछ अपना खुद का बेचेगा तो ज़्यादा फायदा। यहाँ पे सामंतों के अंदर में रह करके खेती करो और उतना प्रॉफिट नहीं होता है, तो लॉस भी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा इसमें टैक्स भी देना पड़ता है, बहुत कठिन। इसमें वो लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग को व्यापार करना चाहिए, तो लोग ज़्यादातर व्यापार में आने लगे शहरों का उदय होने के कारण। पुनर्जागरण और शिक्षा ने पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी। जो भी पुरानी मान्यता थी उसको शिक्षा इत्यादि ने चुनौती दी। राजाओं का बलशाली होना, राजा जो है ना वो बलशाली होने लगे, उन केंद्रीकरण करने लगे। वो बोले कि सामंती व्यवस्था को हटाया जाए और राजा अपना प्रभाव दिखाने लगे। ठीक है, तोप, बारूद और हथियारों का उपयोग जो था ना, जैसे कि किले की उपयोगिता खत्म हो गई। ठीक है, तोप, बारूद और हथियारों का उपयोग, किलों की उपयोगिता खत्म। सामंतवाद का पतन के ये सब कारण देखे। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि किसान जो क्या हुए, बंधन से मुक्त हो गए। मजदूरी आधारित अर्थव्यवस्था हट गई। ठीक है ना, मजदूरी, अपने मजदूरी करो और पैसा लेके जाओ। ऐसा नहीं वो लोग जैसे कि बंधुआ मजदूरी कराते थे ना किसान को, तो वो बंधन से मुक्त हो गए थे। व्यापार का विस्तार होने लगा और धीरे धीरे पूंजीवाद की शुरुआत होने लगी। राष्ट्र, राज्य और केंद्रीकृत शासन बना, जो कि केंद्रीकृत, केंद्र से रिलेटेड शासन कब होने लगा। चर्च और सामंत जो है वो दोनों कमजोर होने लगे और उनका जो था खात्मा कर दिया गया। सामंत जो लोग अत्याचार करते थे लोगों। फिर अब हम बात करेंगे कि पुनर्जागरण क्या हुआ था और किस तरीके से। पुनर्जागरण, इससे नाम लग रहा है जैसे कि फिर से जन्म हो गया, किसी का रीबर्थ हो गया। प्राचीन ग्रीक रोमन ज्ञान का पुनर्जन्म। ठीक है ना, इसका कारण क्या था पुनर्जागरण का? तो क्रूसेडों के कारण नए विचारों का प्रसार होने लगा। एक क्रूसेडो थे, उनके कारण क्या हुआ ना कि नए विचारों का प्रसार हुआ। यूनानी विद्वानों का यूरोप आगमन, जो यूनानी विद्वान थे ना, उनका यूरोप पे आगमन होने लगा। प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग, जो प्रिंटिंग प्रेस के गुटेनबर्ग थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस किया, जिससे लोगों तक वो जानकारी को पहुंचाने लगे। तो लोगों में अवेयरनेस आने लगी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जानकारियाँ मिल नहीं पाती थी, लेकिन इससे क्या हुआ कि लोगों को जानकारियाँ मिलने लगी और अधिक नॉलेज होने लगा। लोगों को अधिक जानकारियां होने लगी, जिससे कि लोगों में जागरूकता आने लगी और इस तरीके से लोगों का पुनर्जागरण हो गया। व्यापारिक शहर बसने लगे, जैसे वेनिस, फ्लोरेंस इत्यादि। ठीक है ना, अब विशेषताएं क्या थी इसमें कि मानववाद जो था, इसमें ह्यूमनिज्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कला, साहित्य, वास्तुकला में क्रांति, व्यक्तिवाद और यथार्थवाद की जो भी चीज़ें हैं वो होने लगी। ठीक है, प्रभाव, चर्च की सत्ता चुनौती की, जो चर्च की जो है वो सत्ता की चुनौती होने लगी। पुनर्जागरण में चर्च जो हो गया वो सत्ता को चुनौती दे गई। आधुनिक विज्ञान एवं तर्कवाद का उदय, जो भी आधुनिक विज्ञान था उसका तर्कवाद, लोग तर्क करने लगे। जैसे पहले रटी रटाई बातों पर लोग विश्वास करते तो जो कोई कह दिया नहीं, तो अब लोगों में विज्ञान और तर्कवाद की होने लगी। चर्च की जो सत्ता थी, जो चर्च राज करता था लोगों पे, तो उनकी सत्ता को चुनौती दिया। राष्ट्रीय चेतना और खोज यात्राएं हुई। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ, प्रभाव, पुनर्जागरण का प्रभाव क्या हुआ था कि जो चर्च की सत्ता थी उसको चुनौती दिया गया। फिर आधुनिक विज्ञान और तर्कवाद का उदय हुआ। फिर राष्ट्रीय चेतना और खोज की यात्राएं प्रारंभ हुई। अब जो यूरोप था उसमें धर्म सुधार
एवं प्रतिधर्म सुधार एक आंदोलन चला। चैप्टर का जो नाम है वो है। तो चलिए सुनते हैं इसका कारण क्या था। तो चर्च का भ्रष्टाचार होना, जो चर्च था वो भ्रष्टाचार करता था, लोगों में भेदभाव कराता था, फिर लोगों की जो उससे संतुष्टि नहीं थी, लोगों को लगा कि चर्च हम लोगों के साथ गलत कर रहा है, इसके नियम कानून कुछ ज़्यादा ही कठोर है, किसी एक वर्ग को ये श्रेष्ठ कर रहा है, बाकी लोगों के साथ ये गलत कर रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। फिर क्या है, इंडल्जेंस की बिक्री, जो इंडल्जेंस थी उसकी बिक्री होने लगी। फिर बाइबल की गलत व्याख्या, वो जो थे बाइबल की गलत बताते थे, जो उसमें लिखा हुआ था उसको सीधे सीधे नहीं, उसका गलत मरोड़ तोड़ के बताते थे, और इस तरीके से लोगों को विश्वास हटने लगा। फिर मार्टिन लूथर के 95 थीसिस 1517 ईस्वी में उन्होंने 95 थीसिस लिखा, कुछ प्रकाशित किया, कुछ लोगों को जागरूक किया, उसमें जानकारी दिया कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको ये करना चाहिए, अपने लिए हक के लिए लड़ना चाहिए, बताया, तो सब लोगों में जागरूकता बढ़ी। इसलिए इनके प्रमुख नेता कौन थे, तो मार्टिन लूथर थे, वो जर्मनी के थे, काल्विन जो थे वो जिनेवा के थे, और हेनरी VIII इंग्लैंड के थे, एंग्लिकन चर्च से, ठीक है ना। अब इसका प्रभाव क्या हुआ कि यूरोप जो था वो दो हिस्सों में बट गया, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। अभी भी जो ईसाई धर्म का दो है ना पार्ट, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। फिर धार्मिक युद्ध हुआ, शिक्षा और बाइबल का प्रसार हुआ, राष्ट्रवाद की वृद्धि हुई, इसमें प्रभाव हुआ किस चीज़ से, धर्म सुधार आंदोलन चला, तो प्रभाव इसका ये सब पड़ा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि धर्म सुधार में क्या क्या हुआ। तो कैथोलिक चर्च द्वारा सुधार का प्रयास किया गया, जेसुइट समाज की स्थापना हुई, जेसुइट स्थापित की, और ट्रेंट की काउंसलिंग जो है, ट्रेंट जो होता है उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई 1545 से लेकर 63 तक, ठीक है। अब चैप्टर 5 हम लोग का क्या है कि धार्मिक युद्ध और 30 वर्ष का युद्ध, जो धार्मिक युद्ध हुआ और 30 वर्ष का युद्ध हुआ, ये कब हुआ था और क्या हुआ था, पूरा डिटेल में समझते हैं। देखिए 1618 ईस्वी से स्टार्ट हो गया था, 1648 ईस्वी तक ये चला था, और ये 30 वर्ष युद्ध का जो कारण था, प्रोटेस्ट और कैथोलिक जो थे उनके बीच राज्यों का संघर्ष था, ठीक है ना। जर्मनी में सत्ता का संघर्ष हो रहा था, हैब्सबर्ग राजवंश की महत्वाकांक्षा जो थी वो काफ़ी अधिक थी, और इसका परिणाम क्या हुआ कि वेस्टफेलिया की संधि हुई 1648 ईस्वी में, जिससे ये युद्ध कम शांत हुआ। जर्मन जो थे वो कमजोर हो गया, फ्रांस शक्तिशाली थे, ठीक है ना। आधुनिक राष्ट्र राज्य व्यवस्था की शुरुआत हो गई और धार्मिक सहिष्णुता का विकास हुआ। भौगोलिक खोजें एवं प्रभाव की, क्या उसकी भौगोलिक खोज, हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होता है कि भौगोलिक खोज और इनका प्रभाव। तो जो भौगोलिक खोजें थी, कोलंबस ने अमेरिका खोजा, ऐसा बोला जाता है कि कोलंबस, वास्को डी गामा ने भारत को, मतलब वो लोग सर्च कर रहे थे कि रास्ता उसका, कोलंबस जो थे वो अमेरिका चले गए, तो उन्होंने व्हाइट इंडियन इस तरीके का नाम रख दिया। फिर मैगलेन पृथ्वी की परिक्रमा करके वो साबित किए कि जो पृथ्वी है वो गोल है। काब्राल जो थे वो ब्राज़ील का सर्च किए कि रास्ता उसका कैसा है, ठीक है ना। और प्रभाव क्या है, भारत में क्रांति, ठीक है ना, भारत में क्रांति, दास व्यापार, उपनिवेशवादी, यूरोप का विश्व प्रभुत्व, नई फसलों का आदान प्रदान, कोलंबियन एक्सचेंज। चैप्टर 7 राष्ट्रीय राज्यों निरंकुश राजतंत्र का उदय, जो हम लोग का है कि कि किस तरीके से जो निरंकुश राजतंत्र का उदय हुआ स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड में जो भी, तो इसको समझते हैं। देखिए पहले स्पेन में क्या था, फर्डिनेंड ईसाबाला द्वारा एकीकरण, मैसेज की छोटे छोटे, जैसे कि इंडिया में कैसा था कि सारे राज्य छोटे छोटे पार्ट में थे, और जो हमारे कौन थे, सरदार पटेल जी ने एकीकृत करके और इंडिया को एक स्टेट बना, उस तरीके से वहाँ पे एकीकरण का काम हुआ। उपनिवेशों से अपार धन लिया गया। कैथोलिक चर्च का प्रभुत्व स्पेन में इस तरीके से था। फ्रांस में क्या था, बारबोन राजवंश था, लुई 14वां मैही राज्य वो था, निरंकुशता का शिखर था वहाँ पे। इंग्लैंड में क्या था, टूयटर सुवाट वंश था, वहाँ पे संसद की शक्ति बढ़ी, अंततः संवैधानिक राजतंत्र था इंग्लैंड में। तो फिर चैप्टर 8 हम लोग का है कि 18वीं शताब्दी का निरंकुश राज, जो 18वीं शताब्दी था उसका निरंकुश राज, रूस एवं प्रसा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो रूस जो था वो पीटर महान का था, वो आधुनिकरण करना चाहता था। कैथरीन महाराज ये साम्राज्य विस्तार करने का, कैथरीन। और प्रसा में क्या था, फ्रेडरिक महान, प्रसा को सैन्य शक्ति बना दिया। प्रसा को क्या बनने की, सैन्य शक्ति वाला, अनुशासित सेना जो था, शिक्षा सुधार, ये सब का वर्क होता, प्रसा में ऐसा व्यवस्था था। और चैप्टर 9 हम लोग का है 18वीं सदी में यूरोप संसदीय निरंकुश शासन तर्कवाद का युग। 18वीं शताब्दी में जो यूरोप में था संसदीय निरंकुश किस तरीके से, तो प्रबोधन, इसमें वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, उन लोगों ने इलाइटमेंट किया। तर्कवाद, वैज्ञानिक सोच, मानवाधिकार, ये सब वहाँ पे आ चुका था, लोग उसके बारे में सोचने लगे थे, बात करने लगे थे। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा भी आ चुकी थी। अब वाणिज्यवाद है, मैग्नेट एवं पूंजीवाद, राज्य नियंत्रित व्यापार नीति, उपनिवेशों से कच्चा माल, सोना चांदी संग्रह, टैरिफ शुल्क, निर्यात को बढ़ावा, पूंजीवाद का उदय, निजी पूंजी का निवेश, बैंकिंग, शेयर बाजार, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। चैप्टर 11 औद्योगिक क्रांति, कारण, विकास, प्रभाव।
कारण क्या था कि इसकी वैज्ञानिक खोजें होने लगी, मशीनों का आविष्कार होने लगा, स्टीम इंजन, कोयला, लौह पर्याप्त पूंजी एवं श्रमिक वर्ग, परिवहन, रेल, जहाज विकास, वस्त्र उद्योग, लोहा, मशीन, परिवहन इत्यादि सब चीज़ें जो थी स्टार्ट होने लगी। प्रभाव क्या था? शहरीकरण पे पूंजीपति मजदूर वर्ग, विश्व व्यापार विस्तार, पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक सुधार आंदोलन, ये सारी चीज़ें होने लगी। चैप्टर 12 वैज्ञानिक क्रांति। प्रमुख वैज्ञानिक जो है कोपरनिकस, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, गैलीलियो के लिए दूरबीन और केपलर ग्रहों की गति, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। वैज्ञानिक क्रांति उस टाइम क्या क्या हुआ था कि कैप्लर ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत को दिया उसी समय, फिर गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन दे दिया, केपलर ग्रहों की गति, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण, तर्क और अवलोकन पर आधारित विज्ञान का शुरुआत हो गया, तकनीकी विकास होने लगा, औद्योगिक क्रांति पर आधारित। चैप्टर 13 इंग्लैंड की गौरवपूर्ण ग्लोरियस क्रांति एवं उसके परिणाम। कारण क्या था? स्टुअर्ट राजा जेम्स द्वितीय की निरंकुश नीतियाँ, संसद और जनता में असंतोष, घटनाक्रम 1688 बिना रक्तपात सत्ता परिवर्तन, विलियम मैरी सिंहासन पर प्रभाव, अधिकार विधेयक, बिल ऑफ राइट्स, संसद सर्वोच्च, संवैधानिक राजतंत्र, लोकतंत्र की नींव, ये सारी चीजें जो हैं प्रभाव के रूप में हम लोग पढ़े इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के स्वरूप। अब चैप्टर 14 है हम लोग का फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था और फिर चरण क्या थे, प्रभाव क्या था और कौन कौन से नवविचार है। तो देखिए इससे सामाजिक असमानता हो गया था, इसलिए इसका कारण था। आर्थिक संकट था, प्रबोधन विचार था, कमजोर राजा था, इसलिए। चरण कौन कौन से थे? तो राष्ट्रीय सभा हुई 1779 में, विधानसभा, नेशनल कन्वेंशन, आतंक काल तक, फिर नेपोलियन का उदय हुआ। प्रभाव क्या था? लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, राष्ट्र, यूरोप में क्रांतियों की लहर, सामंतवाद का अंत हो गया और आधुनिक राज्य की नींव पड़ी, आधुनिक राज्य की नींव। तो इस तरीके से हमने सारे चैप्टर का एक शॉर्ट समरी क्रिएट किया और अगले वीडियो में हम डिटेल में एक एक चैप्टर को पढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड।